हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 21 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 21 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये जो पुस्तक है ना, ये आपके संजय खान के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो संजय खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी वर्ष 2000 में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये जो आपके किस नृत्य से जो वो संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके राजा रेड्डी और राधा रेड्डी है ना, एक आपके जो है कुचिपुड़ी नर्तक युगल है और इन्हें भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में जो है वर्ष 2000 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। यानी राजा रेड्डी और राधा रेड्डी जो है ये आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को जो है 1984 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और इनमें अगर प्रमुख कलाकारों की मैं अगर बात कर लूँ तो देखिए, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और वेम्पति चिन्ना सत्यम, इंद्रानी वाजपेयी और भावना रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि देवधर ट्रॉफी ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, देवधर ट्रॉफी की बात कर ले तो ये जो आपका क्रिकेट से जुड़ी जो है एक घरेलू प्रतियोगिता है। तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका देवधर ट्रॉफी है ना, ये आपका 50 ओवर का जो है ये आपका टूर्नामेंट है और ये आपका सालाना जो है 3 टीमों के मध्य जो वो खेला जाता है। और इस ट्रॉफी का, इस प्रतियोगिता का नाम है ना, यानी देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता का जो नाम है ना, ये आपके भारतीय क्रिकेट के प्रोफेसर डीबी देवधर के नाम पर जो है इसका नाम जो वो रखा गया है। और पहला देवधर ट्रॉफी का पहला सीजन जो ये कब खेला गया था। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 1973-74 में जो है इसका पहला सीजन जो वो खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित अगर अन्य कप और ट्रॉफी की बात कर ले तो देखिए, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दलीप ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, इन सभी ट्रॉफियों का जो संबंध है ना ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स दैट क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विद द प्रोलेटरिएट हु वाज द ऑथर ऑफ दीज आर्टिकल्स। यानी पुराने के लिए नए लैंप लेखों की एक श्रृंखला थी जिसमें सर्वहारा वर्ग के संपर्क से बाहर होने के लिए जो है कांग्रेस की आलोचना जो वो किया गया था। और इस पुस्तक के जो वो लेखक कौन थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक के जो लेखक थे ना ये आपके अरविंदो घोष थे। तो अरविंदो घोष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड विथ 1 चेयरपर्सन एंड द नंबर्स ऑफ द अदर मेंबर्स। यानी भारतीय संविधान के मुताबिक वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा जो है और कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग में हर 5 साल में जो है एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो वो की जाती है। तो देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा आपसे पूछा गया था तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो फिर आपका 5 जो वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा पूछा गया था, इसलिए 4 सदस्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग का जो गठन है ना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका वित्त आयोग का गठन ये जो है किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपका वर्ष 1951 में किया गया था। और भारत के जो पहले वित्त आयोग
के अध्यक्ष थे ये कौन थे, तो ये आपके केसी नियोगी थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में सरकार ने जो है 16वें वित्त आयोग का गठन भी जो वो कर दिया है। और 16वें वित्त आयोग का अगर अध्यक्ष पूछा जाए एग्जाम में, तो देखिए इसके जो अध्यक्ष है ना, ये आपके डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बुलंद दरवाजे की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से जो है 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तब फतेहपुर सीकरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकबर के द्वारा ये जो आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण ये जो है कब किया गया था, तो ये आपका 1575 में जो वो किया गया था। और किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया था, यानी किस युद्ध के उपलक्ष्य में जो ये किया गया था। तो देखिए अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में जो है ये आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण जो वो करवाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और बुलंद दरवाजा जो है ये आपका जामा मस्जिद का जो है ये आपका मुख्य प्रवेश द्वार भी है। और इसे बनाने में आपका करीब जो है 12 साल भी लगे थे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा भी है। और अगर इसके ऊंचाई की बात कर ले तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है ना ये आपका 53.63 मीटर है। और चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 35 मीटर है। और इसे बनाने में किस पत्थर का इस्तेमाल जो वो किया गया था, तो देखिए इसे बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल जो वो किया गया था। और ये जो आपका किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो देखिए बुलंद दरवाजा जो है ना ये आपके मुगल वास्तुकला का जो है एक उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट वाज लेटर एडेप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है किसने आगे बढ़ाया था, जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में भी जो है वो आपका रूपांतरित किया गया था। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर ले तो इसे जो आपका 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो वो पेश किया था। और इस संकल्प को 22 जनवरी 1947 को जो है विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से जो वो अपनाया गया था। तो देखिए ये जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था ना ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो वो पेश किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर भीमराव अंबेडकर की बात कर ले तो देखिए भीमराव अंबेडकर जो है ये आपके स्वतंत्र भारत के जो है पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा जाए तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी जो वो चुने गए थे। और इन्हें राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था, तो इन्हें आपका 24 जनवरी 1950 को जो वो चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपके भारत के सबसे लंबे समय तक जो है ये आपके सेवा करने वाले भी जो वो राष्ट्रपति थे। ये जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 12 वर्ष तक जो है ये आपके राष्ट्रपति के रूप में जो ये आपके कार्यरत रहे थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जेबी कृपलानी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जेबी कृपलानी इनका जो मूल नाम था ना ये आपका जीवत राम भागवत दास कृपलानी था, लेकिन लोकप्रिय रूप से जो है इन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जो है वो जाने जाते हैं। और ये जो आपके जेबी कृपलानी थे ना इन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भी जो वो भाग लिया था। और जब हमारा भारत जो है स्वतंत्र हुआ था ना उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी जो अध्यक्ष थे ना ये आपके जेबी कृपलानी थे। और भारत की को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो ये आपका वर्ष 1947 में मिला था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वाट आर द टनल्स कॉल्ड ऑकर इन द सेल वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट प्लांट सेल, यानी अगर बात कर ले तो देखिए पादप कोशिकाएं अपनी कोशिका दीवारों में सुरंग के माध्यम से एक दूसरे के से जो वो सीधे जुड़ी होती है। और इसे जो आपका क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे जो आपका प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो कहा जाता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर आपका बायोलॉजी से ही आया था कि द कंडीशन व्हेन ए थिक लेयर ऑफ एल्गी फॉर्म्स इन वाटर ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर गेट्स रिड्यूस्ड इज कॉल्ड, यानी वह स्थिति जब फॉस्फोरस की अधिक मात्रा के कारण पानी में शैवाल की जो वो मोटी परत जो वो बन जाती है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जो वो कम हो जाती है, तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है, तो देखिए वह स्थिति जब फॉस्फोरस की अधिक मात्रा के कारण पानी में शैवाल की मोटी परत बन जाती है और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसे जो आपका यूट्रोफिकेशन जो वो कहा जाता है। तो यूट्रोफिकेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में आयोजित होने वाला 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में आपका शीर्ष स्थान यानी पहले स्थान पे जो है ये कौन सा राज्य रहा था। तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 2023 में जो है ये आपका गोवा राज्य में आयोजित किया गया था।
और देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में जो पहले स्थान पर राज्य रहा था ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो है टोटल आपके 228 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो ये आपका 80 गोल्ड जीता गया था, 69 जो वो सिल्वर मेडल और 79 जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। वहीं दूसरे स्थान पे जो ये आपका सर्विसेज का जो है वो टीम रहा था, सर्विसेज के द्वारा 126 पदक जो वो जीते गए थे। और तीसरे स्थान पे अगर बात कर ले तो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। तो ये क्रम भी आपको जो वो ध्यान में रखना है। और देखिए इसी नेशनल गेम्स में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नेशनल गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण जो पदक जीतते हैं ना, जो टीम सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतती है, उसे जो आपका राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी से भी जो है ये आपका नवाजा जाता है। तो एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी ये जो आपका किस खेल से संबंधित है, तो आपको वहां पर आंसर करना होगा नेशनल गेम्स से जो वो संबंधित है। नेशनल गेम्स में जो सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतती है टीम, उसे ही जो आपका ये ट्रॉफी जो वो दिया जाता है। वहीं अगर 38वें नेशनल गेम्स की बात कर ले तो देखिए 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ना, इसका आयोजन 2024 में जो है ये आपका उत्तराखंड में जो वो किया जाएगा। वहीं अगर भारत में पहला राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत में जो पहला राष्ट्रीय खेल है ना, ये आपका 1924 में लाहौर, जो कि अब आपका पाकिस्तान में है, यहाँ पर जो आपका आयोजित जो वो किया गया था। और इसे जो आपका अखिल भारतीय ओलंपिक खेल भी जो है वो आपका कहा जाता है। लेकिन अगर बात कर ले इसका नाम बदलकर, यानी आपका जो है भारत में जो पहला राष्ट्रीय खेल था जिसका नाम आपका क्या था, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल था, इसका नाम बदलकर अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल कब कर दिया गया था, तो देखिए 1940 में जो आपका बॉम्बे, जो कि अब वर्तमान में मुंबई है, यहाँ पर जो आपका 9वां संस्करण हुआ था ना, इसी में इसका नाम बदलकर जो है ये आपका राष्ट्रीय खेल जो वो कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ओलंपिक की तर्ज पर पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल ये जो है कब और कहां आयोजित किया गया था, तो देखिए ओलंपिक की तर्ज पर पहला जो आधुनिक राष्ट्रीय खेल है ना, ये आपका 1985 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल इंटीग्रेशन डे यानी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, यहाँ पे एकीकरण लिखना मैं भूल गया हूँ, यानी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस जो है ना, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो देखिए नेशनल इंटीग्रेशन डे ये जो आपका प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को जो वो मनाया जाता है। तो 19 नवंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखिए राष्ट्रीय एकीकरण दिवस भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर जो है इस दिवस को जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से किसने 2 से 5 मई 2023 तक कोरिया गणराज्य में जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो आपका 56वीं जो वार्षिक आम बैठक हुआ था ना, इसमें भाग लेने के लिए जो है भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो वो किए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2023 में जो आपका 56वीं वार्षिक आम बैठक हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये जो आपका कोरिया गणराज्य में आयोजित किया गया था। और इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है ना, ये आपके निर्मला सीतारमण के द्वारा जो वो किया गया था। तो निर्मला सीतारमण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी जो है नदी है ना, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कौन सा ट्रिब्यूटरी नदी जो है गोदावरी का नहीं है, ये पूछा गया था। तो देखिए गोदावरी नदी की अगर सहायक नदियों की बात कर ले तो इसमें आपका पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मंजीरा, मानेर, वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये सभी जो नदियां हैं ना, ये आपके गोदावरी नदी की जो वो सहायक नदियां हैं। और देखिए गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका मंजीरा है। और सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो ये आपका प्राणहिता है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर गोदावरी नदी की बात कर ले तो देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम है ना, ये आपका त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से जो ये आपका निकलता है। और ये जो आपका गोदावरी नदी है ये आपके बंगाल की खाड़ी में जो वो गिर जाता है। और ये जो आपका गोदावरी नदी है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर जो है ये आपका गोदावरी नदी जो वो गुजरता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नूरजहां का वास्तविक नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए नूरजहां की बात कर ले तो ये आपका मुगल सम्राट जहांगीर की जो है 20वीं पत्नी थी, और ये जो इनका वास्तविक नाम था ना नूरजहां का, ये आपका मेहरुन्निसा था। तो मेहरुन्निसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब जो भी बच्चे जो कमेंट करते हैं ना कि सर क्वेश्चन रिपीट हुए या फिर नहीं, तो मैं उन्हें यही बस सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखते हो और आपको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर नहीं। मतलब 10th पास की हो, इतना फॉर्म भरे हो तो इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर नहीं। आज भी मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके 10 प्रश्न जो है मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से जो वो आपको रिपीट जो वो देखने को मिले हैं। और मैं नॉर्मल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी के बारे में, ये तो सभी कोई पढ़ाते हैं, लेकिन जो टफ क्वेश्चन मैंने करा है उसमें मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि 10 क्वेश्चन जो है मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से जो वो रिपीट हुए हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन देख लो आपका रिपीट हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश जो वो पूछा गया था। तो देखिए बहुत सारे यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि एनालाइज मत देखिए, मैं तो आपको बोलता हूं कि अगर आपका एग्जाम है तो आप 100% एनालिसिस जरूर देखा कीजिए। आपको जहां आपको सुविधा अच्छा लगे वहीं देखा कीजिए, लेकिन मैं आपको क्या करता हूं कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सब कुछ बताता हूं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी एग्जाम होता है आप उसका एनालिसिस जो है वो जरूर देखा कीजिए। और जो टीचर बोलते हैं ना कि एनालिसिस मत देखा कीजिए, क्योंकि उनका चेहरा जो वो पर्दाफाश होता है, पढ़ाते कुछ और है एग्जाम में कुछ और आता है और आप लोग उन पर विश्वास करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो भी एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है 100% निकलेगा, क्योंकि मुझे पता कि एसएससी का पैटर्न क्या है या फिर रेलवे का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आपका प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आए तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो आपका अर्बन पॉपुलेशन वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, ये आपका दिल्ली था। दिल्ली का जो शहरी आबादी रहा था ना, ये आपका 97.5% रहा था। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे स्थान पे इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था। तो देखिए दूसरे स्थान पे जो आपका यूटी रहा था, ये आपका चंडीगढ़ रहा था। चंडीगढ़ का जो शहरी आबादी है ना, ये आपका 97.25% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया आपका यूटी के बारे में। अगर राज्य की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा जो आपका सबसे ज़्यादा शहरीकृत वाला जो वो राज्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और क्रम से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए गोवा का जो शहरी आबादी का प्रतिशत है ना, ये आपका सबसे ज़्यादा 62.2% रहा था। इसके बाद आपका तमिलनाडु शहर का रहा था आबादी का प्रतिशत। इसके बाद आपका केरल का रहा था, केरल का आपका 47.7% रहा था। उसके बाद चौथे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य का रहा था, महाराष्ट्र राज्य का जो शहरी आबादी का प्रतिशत है ना, ये आपका 45.2% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और एक बात मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मैं उतना ये वीडियो में फालतू बात तो करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ इसलिए मैं बताता हूँ कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता था तब आप दूसरे यूट्यूबर का जो वीडियो देख देख के 1 लाख व्यूज़ दिलाते थे। उन्हें आज तक ये भी नहीं पता कि किस पैटर्न से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप क्या करते थे कि 1-1 लाख व्यूज़ उन पर देते थे। हम लाइव वॉचिंग में देखते थे कि 7K व्यूज़ उन पर जा रहा है। अरे तो फिर भी बहुत हर्ट होता था, क्योंकि मुझे पता है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो आपसे पूछा गया था कि TH विनायक राम यानी थेटाकुडी हरिहर विनायक राम का जो संबंध है ना, ये किस वाद्यंत्र से है। तो देखिए TH विनायक राम के संबंध की बात कर ले तो ये आपका घटम वाद्यंत्र से संबंधित है। तो घटम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि TH विनायक राम को जो है मिकी हार्ट के एल्बम प्लेटिनम ड्रब पर उनके काम करने के लिए जो है 1991 में जो है इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी जो वो दिया गया था। इसके अलावा TH विनायक राम को जो है 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें 2014 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। और बस यही रीज़न है कि आपको मैं PDF जो वो प्रोवाइड नहीं करता हूँ कि जब आपको ज़रूरत हो तब आप लोग PDF मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह बताता हूँ या कोई भी सिलेबस वगैरह भी बताता हूँ, तो आप लोग वो नहीं देखना चाहते। पता नहीं मेरे में क्या कमी है या फिर कुछ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात कर ले
तो ये आपके कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने वाला जो है एक केंद्रीय क्षेत्र का योजना है। और ये जो योजना है ना, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में जो आपका स्किल ट्रेनिंग यानी कौशल प्रशिक्षण जो वो दिया गया था, तो स्किल ट्रेनिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, यानी आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल्स के जो आपके 17वें समूह के जो तत्व होते हैं ना, उसे हैलोजन जो वो कहा जाता है। तो हैलोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हैलोजन समूह में जो है आपके 6 तत्व आते हैं, और वो 6 तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला आपका फ्लोरीन है, जिसको एफ से जो वो डिनोट जो वो किया जाता है, यानी फ्लोरीन का जो सिंबल होता है वो आपका एफ होता है। सेकंड जो आपका तत्व है ये आपका क्लोरीन है, और क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो आपका Cl होता है। थर्ड आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन का सिंबल Br होता है। फोर्थ आपका आयोडीन है, आयोडीन का सिंबल जो है वो I होता है। इसके अलावा फिफ्थ जो है ये आपका एस्टाटीन है, और एस्टाटीन का जो सिंबल है ये आपका At आता है। और ये जो आपका छठा जो तत्व है ये आपका टेनसीने है, जिसका सिंबल आपका Ts होता है। तो ये आपके 17वें समूह के जो है ये आपके 6 तत्व जो वो शामिल हैं। इसके अलावा बात कर ले पीरियोडिक टेबल में समूह 15 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो ये आपका निक्टोजन यानी नाइट्रोजन समूह के रूप में जो वो जाना जाता है। पीरियोडिक टेबल में अगर 16वें समूह के बारे में पूछा जाए, यानी 16वें ग्रुप को जो है ये क्या कहा जाता है, तो इसे जो आपका चालकोन्स यानी ऑक्सीजन समूह के रूप में जो वो जाना जाता है। आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व को अगर पूछा जाए, तो देखिए आवर्त सारणी के ग्रुप 18 के तत्व को जो है ये आपका उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस के नाम से भी जो है 18वें ग्रुप को जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर ग्रुप 1 के बारे में पूछा जाए, तो देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को जो है ये आपका अल्कली मेटल जो है वो कहा जाता है। वहीं अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाए, तो देखिए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के जो है ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल जो वो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेस्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन द, यानी भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना, ये जो है किसके तहत जो वो उल्लेखित प्रावधान है। तो देखिए भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना, ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य में जो ये आपका उल्लेखित है। तो मौलिक कर्तव्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर ऑप्शन में आपका आर्टिकल 51A दिया गया होगा, तो आर्टिकल 51A आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ये आपका अनुच्छेद 51A में ही जो वो किया गया है। और वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और इसमें आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य में कौन से क्लोज में वर्णन किया गया, अगर ये पूछा गया होगा, तो देखिए भारत जो आपका क्लोज C है ना, यानी तीसरा जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें आपका बताया गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये जो आपका 51A के क्लोज C में जो वो कहा गया है। तो अगर ये पूछा गया था तो क्लोज C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जो कुछ भी पूछा गया होगा सारा कुछ मैंने यहाँ पर जो वो डिस्कस कर दिया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान ये जो आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन अगर किस भाग में किया गया ये पूछ लिया जाए, तो भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सलाहकार को जो है कौन से स्थान पर जो वो रखा था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो आपके सलाहकार थे ये कौन थे, तो ये आपके चाणक्य थे, और चाणक्य को जो है ये आपका कौटिल्य के नाम से जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका चाणक्य को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कहाँ रखा गया था, तो इन्हें आपका पाटलिपुत्र में जो वो रखा गया था। तो पाटलिपुत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना, ये आपके चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भांगड़ा और गिद्धा ये जो आपका किस राज्य का जो है एक फोक डांस यानी लोक नृत्य है। तो देखिए भांगड़ा और गिद्धा की बात कर ले, तो ये जो आपका पंजाब राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि सर मैं परमार सर को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि मैं परमार सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनको कभी टारगेट नहीं करता हूँ, मैं दूसरे को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी आप लोग वहाँ पर 7 के व्यूज़ लाइव में देते हैं। मैं थोड़ा सा हैरान रहता हूँ कि आखिर मेरे में क्या कमी है, और उनमें मतलब इतना भी क्या पोटेंशियल है कि उनमें इतना व्यू चला जाता है। उसको लेकर मैं काफ़ी डिमोटिवेट रहता हूँ। परमार सर के बारे में अगर आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि गलत सोच रहे हैं। परमार सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नेशनल कैरियर सर्विस यानी पोर्टल, यानी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल का जो पोर्टल है ना, ये किस मंत्रालय के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए नेशनल कैरियर सर्विस जो पोर्टल है ना, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मंत्रालय के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो देखिए ये जो आपका एनसीएस जो पोर्टल है ना, ये आपके श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका 20 जुलाई 2015 को जो वो लॉन्च किया गया था। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका पोर्टल है ना, ये रोजगार की तलाश करने वाले लोगों, नियोक्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को कई तरह की सेवाएं भी जो है वो आपका प्रदान करती है। और इनमें आपका कौन कौन सा शामिल है, तो देखिए इनमें आपका रोजगार की तलाश, करियर संबंधी परामर्श, पेशेवर मार्गदर्शन, कौशल विकास के संसाधन, ये सभी जो है आपके इनमें शामिल हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे तो इंग्लिश में जो आपका क्लैरिटी का जो वो सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए क्लैरिटी का जो सिनोनिम होगा ना, वो आपका इलस्ट्रेट होगा। तो इलस्ट्रेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर एक आपका ईडियम से आपका प्रश्न आया था, ईडियम में आपका था एक्सट्रीम डिप्रेशन का जो है ईडियम जो आपका पूछा गया था। और ऑप्शन में जो है इन द डोल्ड्रम्स जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया गया था। इसके अलावा सिनोनिम की बात कर ले तो ज्यूरिसडिक्शन का जो है आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए ज्यूरिसडिक्शन का जो सिनोनिम होता है ना, वो आपका गवर्नेंस होता है। तो गवर्नेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका जो है पार्लियामेंट का जो है आपका रॉन्ग स्पेलिंग जो वो दिया गया था, इस प्रकार से आपका लिखा गया था पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है ना, ये आपका PARLIAMENT होता है। तो पार्लियामेंट जिस भी ऑप्शन में ये आपको दिखा होगा और जिस भी बच्चे ने इस ऑप्शन पे चूज किया होगा, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका हेड इन द क्लाउड्स इडियम का जो है आपसे मीनिंग जो वो पूछा गया था। तो देखिए हेड इन द क्लाउड्स इडियम का जो करेक्ट मीनिंग होता है ना, वो आपका क्या होता है, तो नॉट इन टच विद द ग्राउंड रियलिटीज होता है। तो जिस भी इस ऑप्शन पे चूज किया होगा बच्चों ने, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जीके के अगर 25वें प्रश्न की बात कर ले, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये मैंने आपको करवाया भी था कि विच बैंक इंस्टीट्यूशन हेल्प्स इन माइक्रो फाइनेंस लोन्स, यानी कौन सी आपका जो बैंक या फिर संगठन जो है ये आपका माइक्रो फाइनेंस लोन लेने में जो है ये आपका मदद करता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एसबीआई दिया गया था, सेकंड ऑप्शन में आपका नाबार्ड दिया गया था, थर्ड ऑप्शन में आपका आरबीआई दिया गया था, और फोर्थ ऑप्शन में आपका जो है कैनरा बैंक जो वो दिया गया था। तो जिस भी बच्चों को इसका 100% आंसर पता है, वो जो है कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।